बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज उर्दू आईटी एकेडमी की तरफ से हम थर्ड लेक्चर आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं और थर्ड लेक्चर के अंदर हम ऑफिस 365 के यूज़र मैनेजमेंट के एरिया को कवर कर रहे हैं। और लास्ट टाइम हमने इसी एरिया के अंदर डोमेन को ऐड कराया था ऑफिस 365 पर और इसकी एक डिमॉन्स्ट्रेशन एंड थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग देखी थी। अब हम इसी एरिया के अंदर जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूज़र एंड पासवर्ड मैनेजमेंट टू ऑफिस 365 इसको कवर करेंगे इस लेक्चर में। इस लेक्चर के अंदर हमारे पास चार इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिनमें ऑप्शंस फॉर प्रोविजनिंग यूज़र्स, पासवर्ड मैनेजमेंट, पासवर्ड एक्सपायरेशन पॉलिसीज़ और साथ साथ एक लैब है जिसके ज़रिए हम यूज़र मैनेजमेंट को हम कॉन्फ़िगर करेंगे ऑफिस 365 पर। बेसिकली ऑफिस 365 के अंदर हम यूज़र्स किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और क्या क्या ऑप्शंस हमें ऑफिस 365 ऑनलाइन सर्विस से मिलते हैं जिनको हम मज़ीद कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उन तमाम ऑप्शंस को हम एक्सप्लोर करेंगे। बेसिकली इस लेक्चर के अंदर हमारा जो मेजर फोकस होगा वो यूज़र्स क्रिएशन और यूज़र्स मैनेजिंग होगा और हम साथ साथ ग्रुप्स को भी क्रिएट करेंगे और एक तरीके से यूज़र मैनेजमेंट के ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। उसी के साथ साथ हम ये चीज़ समझना चाहते हैं, ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि यार ऑफिस 365 में हम यूज़र्स को किस तरीके से प्रोविज़न कर सकते हैं। देखिए ऑफिस 365 पे हम यूज़र्स को तीन तरीक़ों से प्रोविज़न कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ ऑफिस 365 एडमिन सेंटर, नंबर 2 इज़ डायरेक्टरी सिंक्रोनाइज़ेशन, नंबर 3 इज़ पावरशेल। ऑफिस 365 एडमिन सेंटर के अंदर अगर आपको यूज़र्स को क्रिएट करना है तो यूज़र्स क्रिएट करने के आपके पास दो मैकेनिज्म हैं। नंबर 1 इज़ आप ऑफिस 365 पर यूज़र को क्रिएट कर सकते हैं जिस तरीके से एक एडी पर यूज़र क्रिएट करते हैं। बस सिर्फ फ़र्क इतना है कि आप एडी पे जो यूज़र क्रिएट करते हैं वो एक यूज़र अकाउंट क्रिएशन होती है जिसमें आप उसकी नेसेसरी प्रॉपर्टीज़ दे रहे होते हैं, एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर रहे होते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड एंड etc। लेकिन जब आप ऑफिस 365 पर यूज़र क्रिएट करने जाते हैं तो वहाँ पर आपको लाइसेंस को भी असाइन करना होता है और वहाँ पर आपको यूज़र का रोल भी डिफाइन करना होता है। तो ऑफिस 365 पर एक यूज़र क्रिएट कर लेना इंडिविजुअली बेसिस पर भी आप कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि यार मेरे पास एक साथ मुझे 300 या 400 यूज़र क्रिएट करने हैं या 300, 400, 500, 600 यूज़र्स मुझे क्रिएट करने हैं, मतलब मुझे एक साथ बुल्क ऑफ यूज़र्स क्रिएट करने हैं, तो फिर आपको ऑफिस 365 एडमिन सेंटर CSV का मैकेनिज्म देता है। उस CSV के मैकेनिज्म के ज़रिए आप CSV टेम्पलेट पर उन तमाम यूज़र्स की इंफॉर्मेशन फिल कर रहे होते हैं और उस इंफॉर्मेशन को फिल करने के बाद CSV ऑफिस 365 पर अपलोड कर देते हैं। तो उससे होता ये है कि आपका वो CSV के अंदर जितना भी डाटा होता है उसके मुताबिक ऑफिस 365 पर यूज़र प्रोविजनिंग हो जाती है और यूज़र प्रोविजन होने के बाद आप ऑफिस 365 की सर्विसेज का एक्सेस अपने यूज़र्स को दे सकते हैं जो कि ऑफिस 365 पर क्रिएट हो चुके हैं। तो बेसिकली ऑफिस 365 पर यूज़र्स क्रिएशन दो तरीक़ों से पॉसिबल है। एक, आप इंडिविजुअली यूज़र को क्रिएट भी कर सकते हैं, दूसरा यूज़र की क्रिएशन थ्रू CSV भी पॉसिबल है। ठीक है? ऑफिस 365 एडमिन सेंटर के अंदर आप दो तरीक़ों से यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। एक यूज़र आप इंडिविजुअली भी क्रिएट कर सकते हैं जिसको हम मैनुअल ऑपरेशन कहते हैं और एक यूज़र आप इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं जिसको हम ऑटोमेटिक प्रोविजन कहते हैं, जिसमें आपने CSV में इंफॉर्मेशन दी है और वो CSV एग्जीक्यूट हो रही है ऑफिस 365 पर और जो उसमें इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक ऑफिस 365 पर यूज़र प्रोविजन हो रहे हैं। तो ये बेसिकली बुल्क ऑपरेशन कहलाता है यूज़र्स का जो कि ऑफिस 365 में आप CSV के ज़रिए करते हैं। जो सेकंड मैकेनिज्म है वो डायरेक्टरी सिंक्रोनाइजेशन है। डायरेक्टरी सिंक्रोनाइजेशन के मेथड को हम बेसिकली इस तरीके से यूज़ करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास हमारी ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी में तमाम के तमाम यूज़र्स क्रिएटेड हैं, यानी हमारे पास एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता हैं जिसमें तमाम के तमाम AD ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी क्रिएटेड हैं
और वो यूजर्स भी एग्जिस्ट करते हैं और अपने डेली रूटीन के टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिस 365 को लेके आ रहे हैं जो कि एक ऑलरेडी एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट को मैनेज कर रही है। तो वहां पर फिर आपको ऑफिस 365 पर यूजर क्रिएट करने की जरूरत नहीं। बेसिकली आप एक्टिव डायरेक्टरी के जरिए अपने तमाम के तमाम यूजर्स को सिंक्रोनाइज करवा सकते हो ऑफिस 365 की एक्टिव डायरेक्टरी पर। ऑफिस 365 आपको डायरेक्टरी सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए एक टूल प्रोवाइड करता है जिसको हम कहते हैं एडी कनेक्ट। एडी कनेक्ट बेसिकली टू एक्टिव डायरेक्टरीज को कनेक्ट करता है, एक ऑन प्रेमिसेस की एक्टिव डायरेक्टरी को और दूसरी ऑफिस 365 की एक्टिव डायरेक्टरी को। इन दोनों एक्टिव डायरेक्टरी को कनेक्ट करने के बाद ये तमाम के तमाम यूजर्स को प्रोविजन कर देता है ऑफिस 365 की एक्टिव डायरेक्टरी पर। और इस तरीके से आपको ऑफिस 365 पर कोई यूजर क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि आपके पास सारे के सारे यूजर्स ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी से सिंक हो जाते हैं ऑफिस 365 पर। और फिर आप उनको ऑफिस 365 पर लाइसेंस असाइन करते हैं। आप लाइसेंस भी बुल्क फॉर्मेट पे असाइन कर सकते हैं एंड देन फिर वो यूजर्स ऑफिस 365 पर अपनी सर्विसेज को यूटिलाइज करने के लिए एक्सेस करते हैं। अच्छा, डायरेक्टरी सिंक्रोनाइजेशन का कंप्लीट टॉपिक है। डायरेक्टरी सिंक्रोनाइजेशन भी मुख्तलिफ तरह की होती हैं और मुख्तलिफ तरीकों से हम ऑफिस 365 पर डायरेक्टरी सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। तो इसके टॉपिक पे हम इंशाल्लाह उसको कवर करेंगे। और साथ साथ ये चीज़ भी मैं आपको बताता चलूं कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से रिकमेंडेशन है कि आप फुल एक्टिव डायरेक्टरी को सिंक्रोनाइज करवाएं ऑफिस 365 की एक्टिव डायरेक्टरी के साथ, अगर आपकी कोई ज़रूरत है ऑन प्रेमिसेस यूज़र की ऑफिस 365 के यूज़र्स पर। मतलब अगर आपको ज़रूरत है ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र की इंफॉर्मेशन की ऑफिस 365 पर, तब आप फुल एक्टिव डायरेक्टरी सिंक्रोनाइजेशन करवाएं। ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से रिकमेंडेशन है। इस टॉपिक के अंदर हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे और ये चीज़ एक तरीके से सेकंड मेथड है यूजर्स प्रोविजनिंग का। थर्ड मेथड बेसिकली पावरशेल है। आप पावरशेल के जरिए भी ऑफिस 365 पर यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं। पावरशेल आपके पास दो तरह के अवेलेबल हैं। एक पावरशेल तो विंडोज़ पावरशेल है जिसमें आप ऑफिस 365 का मॉड्यूल इंपोर्ट करें और मॉड्यूल इंपोर्ट करने के बाद आप सिमिलरली विंडोज़ पावरशेल के जरिए यूजर्स प्रोविजनिंग की कमांड्स को आप एग्जीक्यूट करें एंड ऑफिस 365 पर आप यूजर्स क्रिएट कर लें। जैसे कि न्यू डैश यूजर अकाउंट, न्यू डैश यूजर्स आप पैरामीटर्स को इस्तेमाल करते हुए ऑफिस 365 पर यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली ये पावरशेल भी हमारे लेक्चर के अंदर, हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में ऑफिस 365 की ऑफिस 365 को पावरशेल के जरिए मैनेज करेंगे। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज़ को ज़रूर कवर करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ समझा दूँ कि पावरशेल के ज़रिए भी आप यूज़र प्रोविज़न कर सकते हैं। पावरशेल एक तो विंडोज़ पावरशेल है जिसमें आपको ऑफिस 365 का मॉड्यूल इंपोर्ट करने की ज़रूरत है, और एक आपके पास ऑफिस 365 का पावरशेल है जिसको आप एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी शेल कहते हैं, और उसमें भी आप ऑफिस 365 की यूज़र प्रोविजनिंग कर सकते हैं, जिसमें आप चाहें तो यूज़र्स का नया अकाउंट भी बना सकते हैं ऑफिस 365 पर, और अगर आप चाहें तो अगर आप चाहें तो आप ऑफिस 365 का न्यू यूज़र अकाउंट भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो जो यूज़र अकाउंट ऑफिस 365 पे बना हुआ है उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी आप पावरशेल के ज़रिए मॉडिफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली ये तीन मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए हम ऑफिस 365 पर यूज़र्स की प्रोविजनिंग करते हैं। अब हमारी लैब है और इस लैब के अंदर हम यूज़र्स को क्रिएट करेंगे ऑफिस 365 पर, और यूज़र मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे कि हम किस तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं ऑफिस 365 पे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरी ऑफिस 365 की लैब है, और इस ऑफिस 365 की लैब में हम यूज़र्स को क्रिएट करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ वीडियो पॉज कर रहा हूँ क्योंकि अजान हो। अच्छा, वेलकम बैक। अच्छा, अब जो है हम ऑफिस 365 पर यूज़र्स क्रिएट करने जा रहे हैं। ऑफिस 365 पर हम यूज़र किस तरीके से क्रिएट करेंगे, सबसे पहले हम portal.office.com पे जाएंगे। आप इस
तमाम लोग इस पोर्टल से फेमिलियर हो चुके होंगे, क्योंकि हमने इस पोर्टल को मल्टीपल लेक्चर्स में इंट्रोड्यूस करवाया है और इसको हम इस तरीके से एक्सेस भी कर रहे हैं ताकि हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को परफॉर्म कर सकें। अच्छा, तो सबसे पहले हम पोर्टल को एक्सेस करने के बाद इस ऐड अ यूज़र पे क्लिक करेंगे। अब जब हम ऐड अ यूज़र पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर हम न्यू यूज़र अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं। लेट्स सपोज मैं एक न्यू यूज़र अकाउंट दे रहा हूँ, जिसमें मैं फर्स्ट नेम दे रहा हूँ हमज़ा, लास्ट नेम दे रहा हूँ ताहिर, और यहाँ मैंने दे दिया है डिस्प्ले नेम हमज़ा ताहिर, जो कि ऑटोमेटिकली जनरेटेड है क्योंकि मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमज़ा ताहिर दिया है, इसलिए इसने फर्स्ट नेम स्पेस लास्ट नेम डिस्प्ले नेम बना दिया। डिस्प्ले नेम में स्पेस हो सकता है, यूज़र नेम में स्पेस नहीं हो सकता, तो हमने हमज़ा डॉट ताहिर। अब यहाँ ये डोमेन आप फेमिलियर होंगे, ये डोमेन जो है हमने लास्ट लेक्चर में ऐड कराया था। इस डोमेन से ऐड कराने से पहले हमारे पास सिर्फ टेनेंट डोमेन अवेलेबल था जो कि uita portal.onmicrosoft.com था, और अब हमारे पास uita.publicvm.com डोमेन अवेलेबल है क्योंकि ये डोमेन हमने लास्ट लेक्चर में ऐड कराया था। इस वजह से लोकेशन हमारे पास पाकिस्तान है। पासवर्ड पासवर्ड हम चाहें तो ऑटो जनरेटेड पासवर्ड भी दे सकते हैं, और यूज़र को ये राइट दे सकते हैं कि जब वो नेक्स्ट टाइम लॉगिन हो तो वो अपना पासवर्ड चेंज कर ले। और अगर हम चाहें तो हम यूज़र्स का पासवर्ड खुद क्रिएट यानी खुद सेट भी कर सकते हैं, और तब भी हम ये यूज़र को राइट दे सकते हैं कि वो जब लॉगिन हो नेक्स्ट टाइम, जब वो लॉगिन हो फर्स्ट टाइम, तो वो अपना पासवर्ड चेंज कर ले। और अगर हम चाहें तो ये चेक भी हटा सकते हैं, और जो पासवर्ड हम यहाँ पे सेट कर दें वही यूज़र पासवर्ड यूज़ करे, और चाहे तो जब वो लॉगिन हो जाए उसके बाद वो पासवर्ड ऑफिस 365 के पोर्टल से खुद जाके चेंज पासवर्ड पे क्लिक करके चेंज कर सकता है। तो बेसिकली ये वो ऑप्शंस हैं जो कि आपको ऑफिस 365 में मिले हुए हैं, और आप ऑफिस 365 के इन ऑप्शंस के ज़रिए सिंपल यूज़र मैनेजमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जा रहे हैं ऑटो जनरेटेड पासवर्ड पर। लेट दिस यूज़र चेंज देयर पासवर्ड व्हेन दे फर्स्ट साइन इन। जैसे कि ये यूज़र हमारे पास ऑफिस 365 का एक नॉर्मल यूज़र है जिसको हम ऑफिस 365 की एडमिनिस्ट्रेशन करने का राइट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो ऑफिस 365 की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रहा और ना उसकी रिक्वायरमेंट है। तो बेस्ड ऑन दी रिक्वायरमेंट ये रोल असाइन होता है, और अभी हमारे पास रिक्वायरमेंट ये है कि ये एक नॉर्मल यूज़र है ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि ऑफिस 365 की सर्विसेज को एक्सेस करेगा ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपना कंट्रीब्यूशन थ्रू ईमेल, थ्रू कन्वर्सेशन, थ्रू कोलैबोरेशन दे सके। हम ऑफिस 365 के प्रोडक्ट लाइसेंस इस पे असाइन करेंगे। ये ऑफिस 365 का E3 लाइसेंस है, और जैसे कि हमारे पास अभी 23 लाइसेंस अवेलेबल हैं, हम एक यूज़र का लाइसेंस इसको असाइन कर रहे हैं। जब हम ये लाइसेंस असाइन कर देंगे उसके पास ये तमाम सर्विसेज का राइट होगा। हम चाहें तो उनमें से किसी भी एक सर्विस को ऑफ कर दें तो उसके पास वो राइट नहीं होगा ताकि वो सर्विस को यूज़ करे। बेसिकली ये आपकी कंपनी की पॉलिसी है। अगर आपकी कंपनी की पॉलिसी ये कहती है कि यार जो ऑफिस 365 का यूज़र होगा उसको ये राइट्स हैं और वो ये काम कर सकता है और वो इस जॉब ग्रुप का यूज़र है, तो डेफिनेटली आप अपनी पॉलिसी को कंप्लाई करते हुए आप ऑफिस 365 का राइट ऑफिस 365 पर उस यूज़र को क्रिएट कर रहे हैं, और उस यूज़र को आप जो लाइसेंस असाइन करेंगे उस लाइसेंस के अंदर जो सर्विस उसको असाइन करेंगे वो सर्विस वो इस्तेमाल कर सकता है, और जो सर्विस का लाइसेंस यानी सर्विस आप उसको असाइन नहीं करेंगे वो सर्विस को एक्सेस नहीं कर सकता। इन सिमिलर सेंस अगर आप उसको कहते हैं कि यार तुम स्काई फॉर बिजनेस यूज़ नहीं कर सकते, यानी आपकी कंपनी की पॉलिसी ये है कि जॉब ग्रुप 1 के लेवल का जो यूज़र है, जॉब ग्रुप 1 के लेवल का जो यूज़र है वो स्काई फॉर बिजनेस को एक्सेस नहीं कर सकता, वो स्काई फॉर बिजनेस को यूज़ नहीं कर सकता। तो आप उसको स्काई फॉर बिजनेस का जो सर्विस है वो आप उसकी ऑफ कर सकते हैं उसके लाइसेंस के अंदर। ठीक है, तो फिर वो स्काई फॉर बिजनेस पे लॉगिन भी नहीं कर सकता, और इवन ऑफिस 365 के अंदर उसके लिए स्काई फॉर बिजनेस का यूजर अकाउंट भी प्रोविजन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये एक तरीके से यूं समझ लें, एक तरीके से इनइक्वालिटी है। हर ऑर्गेनाइजेशन के हर एम्प्लॉय का ये हक है कि एक फैसिलिटी अगर दूसरे एम्प्लॉय को दी जा रही है तो वही फैसिलिटी उसको भी मिलनी चाहिए। ठीक है, एज पर सर्विस लेवल,
मैं ये नहीं कह रहा कि एसेट लेवल पर भी वही इक्वालिटी हो जो कि दूसरे एम्प्लॉय को है, लेकिन एटलीस्ट सर्विस लेवल पर इक्वालिटी होनी चाहिए कि एक एम्प्लॉय को जब ये सर्विस दी जा रही है तो वो सर्विस दूसरे एम्प्लॉय को भी देनी जा रही है, क्योंकि वो भी कंपनी को अपना टाइम और अपना अपना एफर्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है, जैसे कि दूसरे एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर हमने एक यूज़र ऐड कर दिया है। जब हम यूज़र ऐड करने जा रहे हैं तो अब आप सामने यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यूज़र ऐड हो गया है। मैं गूगल क्रोम का एक प्राइवेट ब्राउज़र ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं वो यूज़र लॉगिन करके दिखाऊंगा आपको, portal.office.com। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपको हमज़ा ताहिर लॉगिन करके दिखाऊंगा। और यहाँ पर ये पासवर्ड है यूज़र का, जो कि मैं एंटर कर रहा हूँ। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे चेक लगाया था कि यूज़र जब फर्स्ट टाइम लॉगिन करे तो उसका पासवर्ड चेंज हो जाए। तो यहाँ पर ये यूज़र अकाउंट क्रिएट हो गया है और मैं यहाँ पर उसका पासवर्ड देने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसका करंट पासवर्ड है और यहाँ पे इसका मैंने नया पासवर्ड असाइन कर दिया और ये मैंने साइन इन कर दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक नॉर्मल यूज़र अकाउंट है, हमज़ा ताहिर, जो कि इधर लॉगिन है। ये हमज़ा ताहिर यहाँ लॉगिन है। ये एक नॉर्मल यूज़र अकाउंट है, हमज़ा ताहिर @uita.publicvm.com। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके पास एडमिन का यहाँ राइट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने इसको एडमिनिस्ट्रेटर का रोल असाइन नहीं किया और ये बेसिकली हमारे पास मेन एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र है जिसके पास एडमिन का राइट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम ये चीज़ देखें कि क्या हमज़ा ताहिर का एक्सचेंज ऑनलाइन पर मेल बॉक्स बन गया है या नहीं बना, वो हम यहाँ देख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमज़ा ताहिर का यहाँ मेल बॉक्स बन गया है। इसका मतलब हमज़ा ताहिर अपना मेल बॉक्स लॉगिन कर सकता है। यहाँ पर हम इसका मेल बॉक्स लॉगिन करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम टाइम जोन दे रहे हैं और हमने यहाँ पे सेव कर दिया। अब बेसिकली हमज़ा यहाँ पर लॉगिन हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमज़ा के पास, हमज़ा क्या स्काइप फॉर बिजनेस पे जा सकता है? हमज़ा स्काइप फॉर बिजनेस पे इसलिए जा सकता है क्योंकि हमज़ा को स्काइप फॉर बिजनेस का भी यूज़र प्रोविजन हो चुका है। ये स्काइप फॉर बिजनेस का एडमिन पेज है क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन है, इस वजह से।
इसी तरीके से हम वन ड्राइव भी देख सकते हैं। ये वन ड्राइव है, और वन ड्राइव इसलिए हमें एक्सेसिबल है क्योंकि हमने हमजा को शेयर पॉइंट ऑनलाइन का लाइसेंस दिया हुआ है। इसी वजह से हमजा वन ड्राइव पर एक्सेस कर सकता है। ये हमजा की वन ड्राइव। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, सिंक भी कर सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हमजा यमर पे भी एक्सेस कर सकता है। ये स्काइप फॉर बिजनेस का डैशबोर्ड है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमजा.ताहिर@uita.public.vm का स्काइप फॉर बिजनेस अकाउंट भी प्रोविजन हो चुका है। तो यहाँ पर हम स्काइप फॉर बिजनेस भी प्रोविजन करवा चुके हैं। हमने क्या किया था, हमने सिर्फ एडमिन सेंटर पे जाके हमजा ताहिर का अकाउंट क्रिएट किया था। बैकएंड पर उसने हर जगह हमजा ताहिर का सर्विस के लिए प्रोविजन कर दिया। वो स्काइप फॉर बिजनेस पे भी उसने कर दिया, उसने एक्सचेंज पे भी कर दिया, उसने शेयर पॉइंट पे भी कर दिया। अगर आप शेयर पॉइंट पर आए तो यहाँ पर आपको शेयर पॉइंट पर भी हमजा का अकाउंट प्रोविजन होते हुए नजर आएगा। ये आपका जमा पोर्टल है जो कि हमजा के लिए बन चुका है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमजा के लिए यहाँ पे यमर का अकाउंट भी प्रोविजन हो चुका है। और ये हमजा का स्काइप है, स्काइप फॉर बिजनेस, क्योंकि हमजा का स्काइप फॉर बिजनेस भी प्रोविजन हुआ हुआ है। और इसी तरीके से ये वो सारी सर्विसेज हैं जो कि हमजा को नज़र आ रही हैं, जिसमें हमजा का एड्रेस बुक भी यहाँ पर उसको शो होगा। ऑल यूज़र में जो यूज़र्स अभी क्रिएटेड हैं वो यूज़र्स यहाँ पे उसको शो हो रहे हैं, जिसमें फजाल मोटन एडमिनिस्ट्रेटर है, काशिफ इकबाल भी एक यूज़र है और हमजा ताहिर भी एक यूज़र है। अब आ जाते हैं हम इस पोर्टल पर और यूज़र फाइल्स पर। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली एडमिन सेंटर है, और इस एडमिन सेंटर के अंदर हमारे पास ये यूज़र की प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, अब मैं ये कहता हूँ कि यार मैं इस यूज़र को, क्योंकि मैं एक ऑफिस 365 की ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए अपनी कंपनी को मैनेज कर रहा हूँ, तो मैं अपनी कंपनी के एक्सेस को सिक्योर बनाना चाहता हूँ। तो मैं अगर अपनी कंपनी के एक्सेस को सिक्योर बनाना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरे पास मल्टी फैक्टर अनेबल्ड होना चाहिए। तो जब मैं मल्टी फैक्टर अनेबल्ड करने जाऊँगा तो मेरे पास कहाँ उसका ऑप्शन अवेलेबल होता है, वो ऑप्शन मेरे पास किसी भी यूज़र की प्रॉपर्टीज़ में मैं चले जाऊँ, सिर्फ उस यूज़र को क्लिक करूँगा एंड देन मुझे उस यूज़र की प्रॉपर्टीज़ का एक्सेस मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे उसकी यूज़र की प्रॉपर्टीज़ है। प्लस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है मैनेज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। हमेशा याद रखिएगा, ऑफिस 365 की ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर बनाने के लिए
आप हमेशा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनेबल करें। उस मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को अनेबल करने का मकसद ये है कि एक यूज़र के पास ड्यूल ऑथेंटिकेशन आ जाती है, जिसकी वजह से उसका अकाउंट सिक्योर हो जाता है। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि मैं इसके लिए मल्टी फैक्टर, हमजा ताहिर के लिए मल्टी फैक्टर अनेबल करने जा रहा हूँ। अनेबल मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये अनेबल हो चुकी है एंड मैनेज यूजर सेटिंग। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं, रिक्वायर सेलेक्टेड यूजर टू प्रोवाइड कॉन्टैक्ट मेथड्स अगेन, डिलीट ऑल एग्जिस्टिंग ऐप पासवर्ड जनरेटेड बाय द सिलेक्टेड यूजर, रिस्टोर मल्टी फैक्टर। अभी बेसिकली मैं इस यूज़र की सेटिंग को मैनेज करना चाहता हूँ। तो इस यूज़र को सेटिंग को मैनेज करने के लिए मैंने क्या कहा, रिक्वायर सेलेक्टेड यूज़र टू प्रोवाइड कॉन्टैक्ट मेथड अगेन, ताकि मल्टी फैक्टर के लिए हमेशा आपके पास अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट होना चाहिए जिससे आप एक्सेस कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन पर। डिलीट ऑल एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन पासवर्ड जनरेटेड बाय द सिलेक्टेड यूज़र, रिस्टोर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन ऑल रिमेंबर डिवाइस। अभी हमें इसी चेक की ज़रूरत है एंड सेव। Okay, enforce. After multi-factor authentication enforce, user will need to create app password to use non-browser applications such as Outlook and Link. For security reason, app password are not available to admin who will be able to sign in only with the browser. यानी जब आपके पास मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनेबल्ड हो जाएगी तो फिर वो एप्लीकेशन जो कि नॉन ब्राउज़र एप्लीकेशन है, जैसे कि आउटलुक और लिंक, क्योंकि लिंक का भी क्लाइंट होता है और आउटलुक भी बेसिकली मेल क्लाइंट है, तो उन पर आप एप्लीकेशन पासवर्ड के ज़रिए लॉगिन हो सकते हैं अपने यूज़र पर, लेकिन बाकी ब्राउज़र के लिए आपके पास मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इन्फोर्स हो रहा होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मेरे पास इम्प्लीमेंट हो चुका है। ठीक है, अब मैं ये चेक कर लेता हूँ कि क्या मेरे पास इस यूज़र पर कॉन्टैक्ट गिवन है। कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर दे रहा हूँ 00923458514658। ये ऑप्शनल है, अगर आप यहाँ ना भी देंगे तो वहाँ पर आपसे ये मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली पूछ लेगा। एंड देन मैं फ्रेश कर रहा हूँ पोर्टल को, और अब मैं यहाँ पर इसको लॉगिन करवाने जा रहा हूँ साइन आउट करके। अब ये मुझे बोल रहा है कि फॉर एडेड सिक्योरिटी वी नीड टू फर्दर वेरीफाई योर अकाउंट, योर एडमिन हैज रिक्वायर्ड दैट यू सेट अप दिस अकाउंट फॉर एडिशनल सिक्योरिटी वेरिफिकेशन, सेट इट अप नाउ। अब यहाँ पर मेरा MFA सेट हो रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने अकाउंट मोबाइल नंबर वहाँ दिया था और यहाँ उसने मोबाइल नंबर उसका उठा लिया। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं ऑफिस फ़ोन मोबाइल ऐप पर भी जा सकता हूँ, जो कि मेरा माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप है, उस पर भी जा सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं ऑफिस फ़ोन पे भी जा सकता हूँ, और अगर मैं जाऊँ तो मैं ऑथेंटिकेशन फ़ोन पे भी जा सकता हूँ। तो मेरे पास बेसिकली 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि मैं ऑथेंटिकेशन फ़ोन के ज़रिए भी कर सकता हूँ, जिसमें होगा ये कि मैं अपनी कंट्री स्पेसिफाई करूँगा, ताकि मैं कंट्री कोड दे के अपना मोबाइल नंबर यहाँ ऐड करूँगा, और अगर मैं यहाँ पे एक मेथड कॉल मी सेलेक्ट कर देता हूँ तो मुझे मेरे मोबाइल पे कॉल आएगी और उस कॉल के अंदर मुझे कोड बताया जाएगा, और वो कोड बेसिकली मैं
एंटर करूँगा जब भी मैं ऑफिस 365 के अकाउंट पर लॉगिन होने जाऊँगा। इसके अलावा एक और तरीका ये है कि मेरे पास कॉल की जगह मैसेज आ जाएगा और वो मैसेज पर कोड लिखा हुआ होगा और मैं उस कोड से लॉगिन हो रहा हूँगा। उससे बेटर तरीका ये है कि मेरे पास ऑफिस फ़ोन होगा, ठीक है? ऑफिस फ़ोन होगा जिसके अंदर मैं बेसिकली ऑफिस एक्सटेंशन के ज़रिए, मतलब जो मेरा ऑफिस फ़ोन होगा डेफिनेटली उसमें मेरा एक्सटेंशन मौजूद होगा, मैं उसके ज़रिए कोड अपना एंटर कर सकता हूँ। तीसरा ये है जो कि बहुत यूज़फुल भी है, क्योंकि ऑथेंटिकेशन फ़ोन में आपके पास जीएसएम आ जाता है। लेट्स सपोज़ आप कंट्री से बाहर हैं और आपने रोमिंग ऑन नहीं कराई हुई, तो फिर आपके पास कोड ना मैसेज के ज़रिए आ सकता है ना कॉल के ज़रिए आ सकता है। तो उस सूरत में आपके पास ये जो मोबाइल ऐप है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। मोबाइल ऐप में बेसिकली आपको अपने स्मार्टफोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होती है जिसको कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप। और वो ऑथेंटिकेटर ऐप बेसिकली आप यूज़ करते हो वेरिफिकेशन के लिए। तो बेसिकली वेरिफिकेशन के लिए आपको वो ऑथेंटिकेटर ऐप यूज़ करनी होती है एंड देन फिर आप उस ऑथेंटिकेशन ऐप के ज़रिए अपने आप को वेरीफाई करवा सकते हो। तो बेसिकली मैं वेरिफिकेशन करने के लिए मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करूँगा। आप चाहें तो ऑथेंटिकेशन फ़ोन भी यूज़ कर सकते हैं, ऑफिस फ़ोन भी यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो मोबाइल ऐप भी यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर आपके पास अवेलेबिलिटी का कोई कंसर्न नहीं है। तो बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम जो है बेसिकली मोबाइल ऐप को यूज़ करने जा रहे हैं और मोबाइल ऐप के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप अपने मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल करेंगे और उस ऑथेंटिकेटर ऐप के ज़रिए हम ऑफिस 365 का मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ करेंगे। मेरे पास इस वक्त आईफोन है, ठीक है? आप एंड्रॉयड भी यूज़ कर सकते हैं और आईफोन भी यूज़ कर सकते हैं। आप स्मार्टफोन डिवाइस यूज़ करेंगे जिस पर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं। वो स्मार्टफोन ही कैपेबल है एमएफए को यूज़ करने के लिए इस मोबाइल ऐप के ज़रिए। So how do you want to use the mobile app? Use verification code, and I'm going to set up MFA for mobile app. Now अब मैं यहाँ पे जब मोबाइल ऐप को सेट कर चुका हूँ तो अब ये बेसिकली यहाँ पर एक बार कोड आया है और उस बार कोड को मैं अपने मोबाइल से स्कैन करूँगा और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं कि आपको किस तरीके से स्कैन करने हैं। एंड अब मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ और यहाँ मुझसे चेकिंग एक्टिवेशन स्टेटस पर बार आपको होता हुआ नज़र आ रहा होगा और अब यहाँ पर मैं कोड दूंगा, नेक्स्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरे पास कोड वेरिफिकेशन कोड मेरे सामने मौजूद है और वो वेरिफिकेशन कोड मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। थ्री ज़ीरो फाइव 923। अच्छा, ये 25 सेकंड्स 30 सेकंड्स के लिए होता है। 30 सेकंड बाद आपको कोड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आप अ, हटा दें कंट्री कोड और यहाँ कंट्री कोड आप डिफाइन कर दें। नेक्स्ट। अच्छा, ये बेसिकली आपका ऐप पासवर्ड है, आप इसको सेव कर लें अपने पास। जब आप अपनी आउटलुक डिवाइस या आउटलुक एप्लीकेशन या स्काइप फॉर बिजनेस एप्लीकेशन पर लॉगिन होने जाएंगे तो वो आपसे ये पासवर्ड मांगेगा। तो ये पासवर्ड आपको देना होगा और आप इससे अपने आउटलुक पर और लिंक पे लॉगिन हो जाएंगे क्योंकि वो नॉन ब्राउज़र बेस्ड एप्लीकेशन है, तो उनके लिए आपको ऐप पासवर्ड यूज़ करना होगा जो कि हमने सेव कर लिया है। और ये हमने सेव कर लिया। अब हम डन कर रहे हैं और अब हम अपने अकाउंट पे लॉगिन हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ मैंने पासवर्ड दिया है और ये मुझसे कोड मांग रहा है और मैं यहाँ पर कोड दे रहा हूँ 160348। अब ये वेरीफाई करेगा और मैं यहाँ लॉगिन हो गया। तो बेसिकली आपका MFA मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया है
और आप इस तरीके से देख सकते हैं कि अब जब भी मैं लॉगिन होऊंगा, मैं साइन आउट कर रहा हूँ फिर से, ठीक है। और अब जब भी मैं लॉगिन होऊंगा ये मुझसे कोड मांगेगा। एक तो मुझसे पासवर्ड मांगेगा जो कि मेरी प्राइमरी ऑथेंटिकेशन है। उसके बाद जब तक मैं मोबाइल से कोड नहीं दूंगा, इधर मोबाइल पे जो मुझे माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप पे जो मुझे कोड रिसीव हो रहा है, वो कोड जब तक मैं यहाँ एंटर नहीं करूंगा तब तक मैं अपने अकाउंट पे लॉगिन नहीं हो सकता। इसको कहते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। बेसिकली आप यहाँ पर जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, पासवर्ड मैंने दिया और यहाँ देखें ये मुझसे कोड मांग रहा है 842191। ये मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया। अब ये आपके पास लॉगिन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं यूज़र मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम होम पर आ जाते हैं। कि अगर आपके किसी यूज़र को पासवर्ड रीसेट करवाना है तो आप यूज़र का पासवर्ड रीसेट यहाँ से कर सकते हैं। और आपके पास ऑप्शंस इधर भी मौजूद हैं कि आप अपने यूज़र के पासवर्ड को इधर से भी रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यूज़र का पासवर्ड लेट सपोज आपको रीसेट करना है। अब मैं काशिफ डॉट इकबाल का यूज़र का पासवर्ड रीसेट करने जा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि यार ये पासवर्ड मैंने उसका रीसेट करना है और वो खुद जनरेट हो और वो लॉगिन हो जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इसका पासवर्ड जो है वो रीसेट कर दिया। और यहाँ पर मैंने उसका पासवर्ड कॉपी किया है एंड अब मैं उसके पासवर्ड से लॉगिन होने जा रहा हूँ, जो कि काशिफ डॉट इकबाल UITA.public vm.com। यहाँ मैंने उसका पासवर्ड दिया। अब वो मुझसे कोड मांग रहा है 436618, ठीक है। और यहाँ मैंने वेरीफाई कर दिया। अब वो बोल रहा है अपना पासवर्ड आप चेंज करें। तो यहाँ मैंने इसका पासवर्ड चेंज कर दिया। यहाँ में से अब मैं अगेन लॉगिन जाऊंगा और यहाँ मैं लॉगिन हो जाऊंगा। तो बेसिकली ये वो ऑप्शंस हैं जो कि हमने प्रॉपरली देखे हैं और मैं काशिफ डॉट इकबाल से लॉगिन हुआ हूँ। अच्छा, इसी तरीके से आपके पास ग्रुप्स अवेलेबल हैं। आप यहाँ पर ग्रुप्स क्रिएट भी कर सकते हैं। आप चाहें तो साइट मेल बॉक्स भी क्रिएट कर सकते हैं, साइट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। आप रूम एंड इक्विपमेंट मेल बॉक्स भी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि एक्सचेंज सर्वर के अंदर आपके पास मीटिंग रूम के लिए भी मेल बॉक्स बनता था और मीटिंग रूम में जो जो इक्विपमेंट आपको यूज़ करना है आप उसके लिए भी मेल बॉक्स बनाते थे। तो बेसिकली आप इसी तरीके से यहाँ पर भी उनके लिए मेल बॉक्स बना सकते हैं और उनको डिफ़ाइन कर सकते हैं उन यूज़र्स के लिए जो कि उस रूम या इक्विपमेंट को मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पर मैं ग्रुप बनाने जा रहा हूँ और वो ग्रुप बेसिकली मेरा इस पर्पस के लिए है। सबसे पहले ये ग्रुप किस तरह का ग्रुप है? क्या ये ऑफिस 365 ग्रुप है? क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट है? क्या ये मेल अनेबल सिक्योरिटी ग्रुप है? क्या ये सिक्योरिटी ग्रुप है? तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप ऑफिस 365 ग्रुप पे जाते हैं तो बेसिकली आप इसको कोलैबोरेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको बेसिकली एक शेयर्ड वर्क स्पेस के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं।
अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट पे जाते हैं तो बेसिकली इस डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट के अंदर वो तमाम मेंबर्स होंगे जिनके ज़रिए आप वंस फॉर ऑल इस डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट के ज़रिए उन्हें ईमेल कर सकते हैं। यानी ईमेल डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट पर आएगी और डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट से जो जो मेंबर होंगे उन सब पे चली जाएगी। बेसिकली आप मेल अनेबल्ड सिक्योरिटी ग्रुप के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये वो ग्रुप है जो कि वन ड्राइव और शेयर पॉइंट में भी इस्तेमाल हो सकता है और इसके अलावा ईमेल पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सिक्योरिटी ग्रुप ये वो ग्रुप है जो कि शेयर पॉइंट और डिवाइस मैनेजमेंट के लिए, इस मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होगा ताकि कंट्रोल लेवल ऑफ एक्सेस दिया जा सके। कौन से यूज़र को किस तरह का एक्सेस देना है, कौन से यूज़र किस परमिशन में होना चाहिए, कौन से यूज़र को फुल कंट्रोल है, कौन से यूज़र को रीड है, इस तरह के परमिशन आप सिक्योरिटी ग्रुप के ज़रिए दे सकते हैं। तो हम एक ऑफिस 365 ग्रुप बनाने जा रहे हैं जिसमें हम लिख रहे हैं UITA और यहाँ पे हम दे रहे हैं कोलैबोरेशन पर्पस। अब यहाँ पर हम बता सकते हैं कि ये ग्रुप की प्राइवेसी क्या है। क्या ये ग्रुप हर यूज़र देख सकता है? क्या ये ग्रुप वही देख सकते हैं जो कि इसके अंदर मेंबर है? हमने कहा ये ग्रुप वही देख सकते हैं जो इसके अंदर मेंबर है। अब क्या यहाँ पर हम इंग्लिश डिफाइन करें या उर्दू डिफाइन करें? हमने कहा भाई इंग्लिश है। हमने इस ग्रुप का कोई ओनर सेलेक्ट कर लिया और ओनर हमने दे दिया काशिफ इकबाल को और ऐड कर दिया हमने ग्रुप। अब ये ग्रुप ऐड हो गया है। हमने क्या कहा, हम बेसिकली ऑफिस 365 का एडमिन हेल्प है जो कि आपको इस तरह से काफ़ी जगहों पे नज़र आएगा। जब आपको कुछ इस तरीके से लिंक, कोई हाइपर लिंक अगर आपको नज़र आए, आप उस पर ऑफिस 365 एडमिन से हेल्प ले सकते हैं। क्लोज। अब यहाँ पर आपको वो ग्रुप नज़र आएंगे जो कि मैंने बना दिए। जब आप इस ग्रुप पर आएंगे तो आपको यहाँ पर कोई मेंबर अभी नज़र नहीं आएंगे और हम चाहें तो मेंबर ऐड कर सकते हैं। और हम यहाँ पर मेंबर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, एक मिनट इसको ज़रा रिफ्रेश कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास वो एरर अब ख़त्म हो गया। इसी तरीके से ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आ रही है जो इन्फॉर्मेशन आपको पहले नज़र नहीं आ रही थी क्योंकि वो अपलोड हो रही थी, और अब वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आ रही है। तो इस तरीके से हम ग्रुप्स भी ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने इस लैब के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें सीखी यूज़र मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड फॉर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ साथ हमने ग्रुप क्रिएशन सीखी। बेसिकली इस लैब के अंदर आपको अवेयरनेस देना है कि हम ऑफिस 365 लेवल पर किस तरीके से यूज़र एंड मैनेजमेंट कर सकते हैं। और हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स इससे भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे क्योंकि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर एडवांस ऑफिस 365 स्टडीज़ करेंगे और एडवांस ऑफिस 365 टॉपिक्स को कवर करेंगे। साथ साथ ये लैब यहीं पे कंप्लीट होती है और अब हम अपने लेक्चर पर आ रहे हैं वापस। पासवर्ड मैनेजमेंट, जैसे कि आपने अभी देखा था कि पासवर्ड मैनेजमेंट बेसिकली क्या है। पासवर्ड मैनेजमेंट में हमने यूज़र अकाउंट जब भी बनाया तो हमसे उसने ये पूछा कि यार ये पासवर्ड क्या हम ऑटो जनरेट करें, क्या ये पासवर्ड आप खुद एंटर करेंगे, क्या हम यूज़र को ये राइट दें कि वो नेक्स्ट टाइम पर पासवर्ड अपना चेंज कर ले, क्या ये हम यूज़र को राइट ना दें, क्या ये पासवर्ड हम एडमिन को ईमेल कर दें ताकि वो यूज़र को ईमेल कर सके। तो बेसिकली ये पासवर्ड मैनेजमेंट है जो कि सिर्फ इन्हीं ऑप्शंस पर अवेलेबल है।
और ये पासवर्ड मैनेजमेंट सिर्फ उन यूज़र्स के लिए है जो कि ऑफिस 365 में क्रिएट किए गए हैं। ये पासवर्ड मैनेजमेंट उन यूज़र के लिए नहीं है जो कि एक्टिव डायरेक्टरी ऑन प्रेमिसेस से सिंक हुए हैं क्लाउड की एक्टिव डायरेक्टरी पर। तो बेसिकली पासवर्ड मैनेजमेंट में हमने क्या चीज़ें सीखी कि हम किस तरीके से ऑटो जनरेट पासवर्ड कर सकते हैं या हम खुद पासवर्ड दे सकते हैं। हम यूज़र को नेक्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम लॉगिन पर उसका पासवर्ड चेंज करवा सकते हैं। तो पासवर्ड मैनेजमेंट में हमारे पास यही ऑफिस 365 के एडमिन सेंटर पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी से जो यूज़र सिंक होंगे ये पासवर्ड मैनेजमेंट उन पर एप्लीकेबल नहीं है। ये पासवर्ड मैनेजमेंट सिर्फ उन्हीं पर एप्लीकेबल है जो कि ऑफिस 365 पर यूज़र क्रिएट किए गए हैं। पासवर्ड एक्सपायरेशन भी उन्हीं यूज़र्स के लिए है जो कि ऑफिस 365 पर क्रिएट किए गए हैं। जो पासवर्ड एक्सपायरेशन पॉलिसी हमारे पास ऑन प्रेमिसेस एडी यूज़र के लिए अप्लाई होनी है वो ऑन प्रेमिसेस एडी यूज़र के ज़रिए ग्रुप पॉलिसी से अप्लाई होगी और वही पॉलिसी ऑफिस 365 पर इम्प्लीमेंट हो रही होगी। जो पासवर्ड ऑफिस जो यूज़र अकाउंट ऑफिस 365 पे क्रिएट किए गए उनके लिए ऑन प्रेमिसेस की एडी से कोई पॉलिसी पासवर्ड के लिए अप्लाई नहीं होगी। वो बेसिकली एक्सपायरेशन के लिए ऑफिस 365 की पासवर्ड पॉलिसी को ही यूज़ करेंगे जो कि ऑलरेडी यहाँ डिफ़ॉल्ट डिफाइंड हुई भी है कि 14 डेज के बाद आपका पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं डेज बिफोर पासवर्ड एक्सपायर। डेज बिफोर अ यूज़र इज नोटिफाइड दैट द पासवर्ड विल एक्सपायर। आप ये बता सकते हैं कि यार पासवर्ड कब एक्सपायर होगा और पासवर्ड एक्सपायर होने से पहले यूज़र को कब उसकी नोटिफिकेशन जाएगी कि उसका पासवर्ड एक्सपायर होने वाला है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली यूज़र को इस चीज़ की नोटिफिकेशन जाना ज़रूरी है कि उसका पासवर्ड एक्सपायर होने वाला है, तभी जाके वो पासवर्ड अपना चेंज करेगा। अदरवाइज जब उसका पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा तो फिर वो रिक्वेस्ट करेगा कि वो पासवर्ड एडमिनिस्ट्रेटर उसका चेंज कर दे, क्योंकि वो लॉग इन नहीं कर सकेगा ऑफिस 365 पर। तो जो पॉलिसीज पासवर्ड की जो पॉलिसीज पासवर्ड की अप्लाई होनी है उन यूज़र्स के लिए जो कि ऑन प्रेमिसेस एडी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और वो क्लाउड के अंदर सिंक होंगे, तो वो ऑफिस 365 से मैनेज नहीं होंगी, वो ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी से ही मैनेज होंगी। यहाँ पर सिर्फ वही पासवर्ड पॉलिसी मैनेज होंगी जो कि ऑफिस 365 पर बनी हुई हैं डिफ़ॉल्ट, और ये सिर्फ उन्हीं यूज़र पर एप्लीकेबल हैं जो कि ऑफिस 365 पर यूज़र क्रिएट किए गए हैं। यहाँ तक हमारा लेक्चर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। इसमें हमने यूज़र एंड पासवर्ड मैनेजमेंट का एक टॉपिक कवर किया है। अगर आपकी कोई विश हो कि आपको यूज़र यूज़र मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लैब आपको सीखनी है या ये चीज़ आपको समझनी है, तो आप मुझे मेरे ऑफिस 365 के फोरम पर क्यूरी करें और मैं आपको इंशाल्लाह उसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू। और आपने मेरा इस लेक्चर को सुना, थैंक यू सो मच।